के डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। बट रियलिटी में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें दीज थिंग्स आर दीज इंटर कन्वर्सन्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। अब होता ये है कि क्या इसमें से सारे के सारे कन्वर्सन्स यूजफुल है? जैसे उस दिन आप लोगों में से किसी एक ने बोला सर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अगर दिया हुआ है तो क्या उसको वेट बाय वेट परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट उससे मतलब वो फॉर्मूला डेवलप करके रखने से हैंडी या उसको याद करने से इट इज जस्ट गोइंग टू मेक थिंग्स हेवियर फॉर यू, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूले डिराइव करके एंड फाइनल फॉर्म में याद करके रखने के लिए नहीं होता है। कुछ एक फॉर्मूले डेफिनेटली हैं, जैसे ये फॉर्मूला एक है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, डिराइव करने जाओगे तो लंबा रहेगा ऑल द टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला कभी भी आप डिराइव कर सकते हो या सोच सकते हो, याद रहेगा तो बेटर रहेगा, इसकी यूजेबिलिटी थोड़ी सी रहती है, ठीक है। और ना होता ये है कि रियल टाइम क्वेश्चंस जो रहेंगे, रियल टाइम क्वेश्चंस मतलब रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसमें हमारा कंसंट्रेशन जो होगा वो किसी एक टर्म में होगा, किसी भी एक टर्म में होगा, ठीक है। हमको उसको कन्वर्ट करना होता है सबसे पहले तो मोलैरिटी एंड देन अगर जरूरत है तो उसके नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, ठीक है। सो बेसिकली कहीं से भी आपको या तो मोस्टली आपको मोलैरिटी पर आना है, ठीक है। doesn't matter where you are but you have to come to molarity. There are certain cases, जैसे सॉल्यूशंस करके एक चैप्टर में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो वहां पे टर्म्स किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ हो, व्हाट वी सीक इज कि हमको मोलैलिटी चाहिए होता है, मोलैरिटी वहां पे नहीं चाहिए होता है, वहां पे मोलैलिटी चाहिए होता है, ठीक है। तो हमको इंटर कन्वर्सन पता रहेगा, इंटरप्रिटेशंस पता रहेंगे, वी कैन गेट दैट कन्वर्सन डन whenever we need it. वेट बाय वेट से वेट बाय वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए, वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा क्या, जा सकता है क्या? पूछा जा सकता है, दैट इज वेल विद इन द लिमिट ऑफ सिलेबस, ठीक है। बट जाएगा क्या, दैट इज समथिंग विच इज वेरी डाउटफुल, ठीक है। देर आर मेनी मोर थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट का इंटर कन्वर्शन पूछना इज समथिंग जो कि बहुत ही हल्की सी चीज होएगी। हाँ, बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है, ठीक है। जस्ट टू चेक आपने चीजें सीखी हैं या चीजें याद करी हैं, इसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्योंकि वो कन्वर्सेंस जनरली फॉर्मूले करा के नहीं रखे रहते हैं। नाउ सिंपल थिंग इज, आप लोग को अभी जैसे किसी भी सॉल्यूशन का एक वेट बाय वेट परसेंट, weight by weight, it is given that it is 20%, 20% weight by weight, ठीक है। कोई एक सॉल्यूशन है जो कि 20% वेट बाय वेट है, ठीक है, सॉल्यूशन वन। या इस सॉल्यूशन का अगर हमको वेट बाय वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, इट इज सेड दैट x% weight by volume. Now what information do we need? We need density of the solution. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मान लो 1.1 दिया हुआ है, ठीक है। D इज इक्वल टू 1.1 ग्राम या 1.25 ग्राम फॉर दैट मैटर पर cc. Now what will be the value of x? Can we calculate that? So can you repeat the question? I didn't. Now the concepts of stoichiometry. We are now going to learn few things related to stoichiometry.
इस स्टोइशियोमेट्री में जाने के पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग में केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं उनके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आप लोगों को। केमिकल इक्वेशंस कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर लिखा हुआ है जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का कोई इक्वेशन है, तो व्हाट डज दिस इक्वेशन मीन्स कि ए जो मेरा केमिकल स्पीसीज है उसके ए मॉलिक्यूल्स ऑफ chemical species A reacts with B molecules of chemical species B to produce C molecules of chemical species C and D molecules of chemical species D. Is it right? That is what we have learned till now. Yes, sir. A molecules of A reacts with B molecules of B to produce A molecules of A reacts with B molecules of B to produce C molecules of C and B molecules of okay. अब इस सेम चीज को, इस सेम इंफॉर्मेशन को वी कैन इंटरप्रेट और रिलेट इट इन अदर टर्म्स ऑल्सो, ठीक है। अदर टर्म्स क्या होते हैं, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। कोई भी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है तो दीज थिंग्स ए बी सी एंड डी, these four things are respectively known as stoichiometric coefficients. A B C D को क्या बोलते हैं? A B C and D are termed as stoichiometric coefficients, ठीक है। इनका काम क्या होता है? stoichiometric coefficients क्या इंडिकेट करते हैं? what work they have? they are essential to balance a chemical reaction in terms of mass as well as number count of uh, individual
individual types atoms. ठीक है. सो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का दो पर्पस होता है. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के केमिकल फॉर्मूला के पहले अपेंड किया गया हुआ एक न्यूमेरल which is there to indicate the number of molecules of that reactant being used or a product being produced. ठीक है. स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बाय डेफिनेशन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो ये काम होता है इसका बाय डेफिनेशन क्या होता है ये. So these are the numerals. These are the numerals used as yeah. These are the numerals used to indicate number of particular reactant molecules consumed consumed indicate number of a particular reactant molecules consumed or number of product molecule formed during a reaction. ठीक है. एंड ऑब्वियसली इट इज देयर, इसको डिप्लॉय क्यों किया जाता है, सो दैट वी कैन बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. ये तीन चीजें होती हैं, इसके बारे में समझना. वंस वी नो दिस, और पहला डेफिनेशन तो ये हुआ हमारे पास. द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू हैव इज सेम इंफॉर्मेशन को कैन आई ऑल्सो राइट इट एज A moles of A reacts with B moles of B
to produce C moles of C and D moles of D, isn't it? Yes, sir. ठीक है. नॉट ओनली दैट, अगर इनमें से कोई गैस है, ठीक है, Then volume also. तो वॉल्यूम भी हमारा आ जाएगा. और सिर्फ वही नहीं, गैस हो या नहीं हो, सॉलिड हो लिक्विड हो, फर्क नहीं पड़ता है. ए मोल्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वेट आएगा मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द और फॉर्मूला वेट ऑफ ए. ठीक है. सो अगर वेट के टर्म्स में लिखेंगे तो ए इंटू फॉर्मूला वेट ऑफ ए reacts with B into formula weight of B to produce C into formula weight of C. ठीक है. And D into formula weight of D. Is it okay? ये क्लियर है? Is this clear to us? Yes, sir. इस स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं सर. ओके. एंड देन लाइक मास वगैरह या मोल्स आ गया हमारा. अच्छा, मोल्स का कैलकुलेशन जो है, इट मे हैपन कि हमको किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन दिया रहा है. ठीक है. कंसेंट्रेशन और उसका वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो मोल्स में फाइंड आउट कर सकता हूं, इजंट इट? कंसेंट्रेशन एंड वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल्स फाइंड हो जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स. एम आई मेकिंग सेंस? हाँ सर. Also by the principle of law of constant proportion, these reactant A, B, C and D are always going to react in this proportion of moles only, right? Yes, sir. A and B are going to react in proportion of A is to B only to produce product in the ratio of C is to D moles. ठीक है. So ये सारी बेसिक चीजें हम लोग को क्लियर है. दैट्स ग्रेट. वॉल्यूम अगर कहीं कहीं पर भी गैसियस वॉल्यूम गैस है तो फिर A इंटू 22.4 लीटर सेट एसटीपी हो जाएगा उसके लिए. वो भी एक टर्म होगा जिसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग. अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन कि हम चीजें किस तरीके से स्टोइचियोमेट्री के अंदर में कैलकुलेट कर रहे हैं या किस बेसिक प्रिंसिपल को यूज, किस टाइप के एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हैं. या देखो एक्चुअली होता है कि स्टोइचियोमेट्री के अंदर में जब हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इसको अप्लाई करते हैं ना, तो वी हैव 2-3 थिंग्स आर एट आवर हैंड. 3 अलग अलग चीजें होती हैं. एक चीज होती है ग्रेविमेट्री, दूसरी चीज होती है वॉल्यूमेट्री एंड तीसरी चीज होती है ग्रेविमेट्री, वॉल्यूमेट्री एंड इडियोमेट्री. ठीक है. और ग्रेविमेट्री में जब हम रिलेशनशिप या मोल्स के ये सेम इक्वेशन को ये वेट के टर्म्स में जब सॉल्व करते हैं ना सारी चीजों को, या वेट के टर्म्स में जब हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन कर रहे होते हैं,
और सारे रिएक्टेंट्स के मास के टर्म्स में रिलेशनशिप लिखते या निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री का मतलब होता है अ प्रोसेस इन विच मास is being used as primary index to solve everything, ठीक है, या जहां पर मास के टर्म्स में हम सारा इनिशियल कैलकुलेशंस करते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो हम मास के टर्म्स में नोट डाउन करते हैं, ठीक है। Sir, sir, please will you repeat again, sir? ओके, The connection आई is unstable. आई विल देखो, तीन चीजें हमारे पास होती है। देयर इज वन थिंग कॉल्ड ग्रेविमेट्री, दूसरी थिंग होती है यूडियोमेट्री, एंड लास्ट चीज होती है वॉल्यूमेट्री। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो जनरली अगर सॉलिड्स का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, तो उसके वॉल्यूम मेजरमेंट या फिर मास मेजरमेंट में विच वन इज गोइंग टू बी इजियर? ऑब्वियसली मास मेजरमेंट। तो सॉलिड्स के रिएक्शंस में जनरली हम लोग मास मास रिलेशनशिप्स लिखते हैं, ठीक है, ये वाला, राइट। अब चूंकि सॉलिड्स यूज कर रहे हैं, उनका मास हमको निकालना इजियर है, इसलिए मास कैलकुलेशन के बेसिस पर अगर किसी रिएक्शन के इंफॉर्मेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट रिप्रेजेंटेशन या दैट एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस इज नोन एज ग्रेविमेट्री। बात समझ में आई? Yes, sir. सेम रिएक्शन या किसी और रिएक्शन में अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं और गैसेस के वॉल्यूम के ऊपर जब हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि इस गैस का इतना वॉल्यूम दूसरे गैस के इतने वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके कुछ और बनाया, वॉल्यूम के टर्म्स में जब हम एनालिसिस करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एनालिसिस फॉर गैसेस, ठीक है। एंड देन लास्ट में आता है वॉल्यूमेट्री। वॉल्यूमेट्री में होता है ये कि we use concentration terms like molality, weight percent or normality। Sir, in gravimetry only solids or all forms? देखो, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ सॉलिड्स को ही करोगे, ठीक है, लिक्विड भी है उसको भी कर सकते हो, गैस के भी मास को एनालाइज कर सकते हो, लेकिन गैसेस के मास को एनालाइज करना, दैट्स गोइंग टू बी लाइक, अगर आप ऐसे समझो 1 लीटर अगर किसी गैस का लेते हो तो उसका मास काफी कम आएगा ना। बात समझ में आ रही है? हाँ sir. 22.4 मॉलिक्यूलर वेट, बड़े बड़े वाले जो भी होंगे कंपाउंड्स, तो उनके भी मॉलिक्यूलर वेट काफी कम आए, सॉरी वेट काफी कम आएगा। सो दैट इज अ कंस्ट्रेंट, बट एनीवे ग्रेविमेट्री में गैसेस, लिक्विड, सॉलिड सबका कर सकते हैं, बट कंस्ट्रेंट सिर्फ ये है कि उनका इनिशियल मेजरमेंट जो होना चाहिए वो मास के टर्म्स में होना चाहिए, या आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हो वहां पर यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मास एंड यू आर डूइंग दैट एनालिसिस, ठीक है। इज इट ओके? Sir, ideal gas law comes under embryometry. हाँ, एडियो में नहीं, आइडियल गैस लॉ विल कम अंडर गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है। एडियोमेट्री के अंदर में बहुत ही थोड़ा सा उसका आइडिया, या फिर हाँ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब फॉर्म करने होंगे तो फिर गैस लॉज को एडियोमेट्री में घुसाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम सारी चीजें गैसियस वॉल्यूम के टर्म्स में एनालाइज करते हैं, गैसियस वॉल्यूम एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये बात समझ में आई? Sir, then Yes, sir. Yes, sir.
H2P. क्या बोल रहे हो? So when do we use new H2P? Like 22.7. नहीं, फिर से बोलो, नहीं समझा। So when do we use a new H2P? न्यू एसटीपी कहाँ पे यूज करोगे? हाँ सर, जैसे आपने अभी बोला कि 22.4 लीटर, तो फिर सर 22.7 लीटर यूज करते हैं at 1 bar pressure. अच्छा, वैसे बोल रहे हो कि सर 22.4 कब यूज करेंगे एंड 22.7 कब यूज करेंगे? प्रेशर अगर 1 atm दिया रहेगा तो ये यूज करोगे, 1 बार दिया रहेगा तो ये यूज करोगे, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes sir. अथर्व सामंत, sir. इज इट क्लियर टू यू? Yes. ओके। वॉल्यूमेट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ द रिएक्शन। सो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं और वॉल्यूमेट्रिक के अंदर में या इन सब के अंदर में, ठीक है, और अब बेसिकली मास एंड मास एनालिसिस जो कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और ए बी के साथ रिएक्ट करके सी एंड डी बना रहा है, राइट ना? अब सी एंड डी बनना चालू हो गया और बनने के बाद रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ तो रिएक्शन के कंप्लीशन को या तो हम आंखों से ऑब्जर्व करें, ठीक है, जैसे गैस वगैरह फॉर्म हो रहा है, पूरा सॉलिड खत्म हो गया, रिएक्शन खत्म हो गया मेरा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? या फिर मान लो गैसेस फॉर्म हो रहे हैं, एक गैस से दूसरे गैस में कन्वर्ट हो रहा है और दूसरे गैस का कुछ कलर है, तो सारा का सारा जब मोस्ट स्ट्रॉन्ग कलर जब डेवलप हो जाए देन वी आर गोइंग टू से कि अच्छा हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यानी रिएक्शन के कंप्लीशन का पता जो होगा वो हमको किसी ना किसी एक पैरामीटर को जज करके मिलेगा, राइट ना? मोस्टली फिजिकल ऑब्जर्वेशन से मिलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, ठीक है। अब ये रिएक्शन के कंप्लीशन का जो आइडिया हुआ, आई मीन जब कंप्लीट होएगा रिएक्शन तभी हम ये सारे एनालिसिस करेंगे, राइट? ठीक है, इस प्रोसेस को जो बोलते हैं ना, ये ऑब्जर्वेशन प्रोसेस की रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, दिस थिंग इज नोन एज टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? टाइट्रेशन। मतलब उसी को बोलते हैं ना जिसमें प्रोसेस कंप्लीट होकर क्या हुआ सर? सर मैं हर्षित बोल रहा हूँ सर। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ क्या हुआ हर्षित? व्हाट आर यू सेइंग? सर मैं पूछ रहा था कि जो टाइट्रेशन होता है हाँ, वो भी प्रैक्टिकल्स के ऊपर ही बेस्ड होता है ना, मतलब जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री टाइट्रेशन ना? यस सर। हाँ, टाइट्रेशन इज इंटायरली प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। मैं अभी सिर्फ और टाइट्रेशन अभी बता नहीं रहा हूँ, अभी मेरा फोकस है स्टोइचियोमेट्री। टाइट्रेशन सेपरेटली बताऊंगा मैं, मतलब इसी टॉपिक में मूल कॉन्सेप्ट के अंदर ही आखिरी सेगमेंट टाइट्रेशन होगा। बस मैं बता रहा हूँ ये बात कि टाइट्रेशन होता क्या है, ठीक है, राइट नाउ। एंड अल्टीमेट चीज जो होती है फाइनली रिएक्शंस वगैरह, या अगर एज अ केमिस्ट केमिस्ट्री के स्टूडेंट के टर्म्स में अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हैं तो फाइनल चीज जो हमारा एम होता है ये सारी चीजें करने का, वही ऑब्जर्वेशन जो होता है ना कि हाँ मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और दूसरी चीज
इस रिएक्टेंट का इतना अमाउंट और इस रिएक्टेंट का इतना अमाउंट, या इस रिएक्टेंट के इतने अमाउंट से इस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इतना अमाउंट फॉर्म हुआ, या पहले वाले रिएक्टेंट के इतने अमाउंट के साथ दूसरे वाले रिएक्टेंट का इतना अमाउंट हमको चाहिए, ये कैलकुलेशन ही हमारे पूरे मोल कॉन्सेप्ट का बेसिस है, ठीक है। एंड दिस कैलकुलेशंस आर, they form the part of, or they form the heart of stoichiometry. स्टोइशियोमेट्री का मेन मोटो जो होता है वो यही होता है कि किसी एक रिएक्टेंट का कितना अमाउंट दूसरे रिएक्टेंट के कितने अमाउंट के साथ रिएक्ट करके किसी प्रोडक्ट का कितना अमाउंट फॉर्म करेगा। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? Stoichiometry is all about knowing what amount of which reactant will react with what amount of the other reactant to produce how much of the product. I hope I am clear. Yes, sir. Okay. So, stoichiometry is all about knowing what amount of reactant A reacts with what amount of reactant B to produce some amount of product C. Is it okay? ये पार्ट क्लियर है ना? लेट्स मूव ऑन। स्टोइशियोमेट्री को सॉल्व करने के लिए लाइक वी हैव टू डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। एक अप्रोच जो होता है या स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए, फॉर स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वी हैव स्टोइशियोमेट्रिक calculations we have two approaches. पहला होता है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। So first of all, we are going to understand what is concept of limiting reagent, and then we will come to understand the principle of atomic conservation, ठीक है। अच्छा, ये दोनों प्रिंसिपल के अलावा स्टोइशियोमेट्री के अंदर में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, दैट इज नोन एज परसेंटेज यील्ड, ठीक है। परसेंटेज यील्ड इज वेरी सिंपल थिंग। और जैसे समझो एक रिएक्शन लेता हूं मैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन का 12 ग्राम अगर लेते हैं तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम चाहिए होगा? 32 ग्राम। एंड दिस विल प्रोड्यूस हाउ मच ग्राम ऑफ CO2? 44 ग्राम, राइट? दैट इज आवर ideal relationship. Is it going to hold true always? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the next thing is, obviously अगर सारी चीजें प्योर होंगे तो this is always going to hold true. Now the next thing is, बट अगर कहीं पर अगर आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन मिलता है कि 12 ग्राम कार्बन लिया आपने, due to some reason it reacted with whatever amount of CO2 it was able to react, but it produces only, say for example, 33 grams of CO2. ठीक है? What could be the reason? There could be multiple reasons. पहला reason ये हो सकता है कि ये there is some impurity in the carbon which you have taken. ठीक है? जिसकी वजह से वो 100% प्योर नहीं था, इसलिए 100% प्रोडक्ट नहीं बनाया। Am I making sense? दूसरा रीजन Yes, sir. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाला रिएक्शन ही ना हो। ठीक है ना? ये तो हमने स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पर बोल दिया कि 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम बनाएगा, राइट? 12 ग्राम will react with 32 ग्राम to produce 44 grams, but it may not be the sorry, ये तो हमने स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पर बोल दिया, but it may be the case that this reaction itself may not be going to the completion. ये एक ऐसा रिएक्शन हो जो कंप्लीट होता ही ना हो, राइट? मैंने बताया था कि कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं, काफी सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कभी बताया था आप लोगों को कि नहीं बताया था, जो कंप्लीट होते नहीं है? Yes, sir. You said 99% reaction does not complete. Yeah, 99% of the reactions may not complete. There are, I mean, multiple reactions are there which are not going to get completed. ठीक है? There are very few which gets completed, और वो जो complete होते हैं वो भी 100% complete नहीं होते हैं. In fact, we have calculations for them also. So we will see into, I mean, this aspect, detailed aspect of reactions slowly and slowly. ठीक है? But over here my point is, it may be the case कि ये reaction पूरा completion की तरफ जाता ही ना हो, intermediate equilibrium reaction हो. इसकी वजह से भी ये हो सकता है कि 12 का पूरा 12 ग्राम जो है वो रिएक्ट नहीं किया, 12 में से थोड़ा कम ही रिएक्ट किया. Now what is the efficiency of this reaction या what is the yield of this reaction? तो yield क्या होगा कि 12 ग्राम कार्बन से हमको बनना था 44 ग्राम, बट बना 33 ग्राम. ठीक है? तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला yield का होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स of number of moles of टोटल के बदले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ same product expected theoretically का मतलब क्या हुआ? ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारा, ये कैसा एक्सपेक्टेशन है? इट इज अ थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ये Sir, थियोरेटिकल so बोलो. here we have to take the moles of CO2, no? मोल्स भी ले सकते हैं, वेट के टर्म्स में भी ले सकते हैं. मोल्स एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटर है. एक्सपेरिमेंटली कितना फॉर्म हुआ? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सपेरिमेंटली
एक्सपेक्टेडली, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली। इसको वेट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय वेट ऑफ सेम प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली, राइट। नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिख सकते हैं तो वेट के टर्म्स में भी लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं ना। मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट हो जाएगा। Isn't it? हेलो, यस सर। सर उधर इंटू 100 हो जाएगा ना परसेंटेज निकालने के लिए। अरे हाँ भाई, अभी ठहरो, पहले ये वाला मेन चीज तो मुझे समझा लेने दो, ठीक है। या फिर इधर नहीं लिख करके हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है, ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट इन मुंबई। ठीक है, we shifted it to the left side। ये फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन ये एल्ड के ऊपर करो, फिर हम लोग जाएंगे उसके ऊपर। कोई भी एक रिएक्शन बोलो अपने मन से। NaOH plus HCl। NaOH plus HCl, very good, gives us NaCl plus H2O। और सपोज इसका यील्ड जो है, इस रिएक्शन का यील्ड ऑफ रिएक्शन परसेंटेज यील्ड इज 80%, ठीक है। और if 400 grams of NaOH is completely, एक सेकेंड रुक जाओ, यही रिएक्शन रहने दो और कैलकुलेशंस भी यही करना है, बट दो पार्ट में करना है, ठीक है। पहले पार्ट में if 400 grams of NaOH completely reacts with HCl, what weight of NaCl will be produced, ठीक है। B, if yield of above reaction is 80%, how much ये NaCl will be formed from 400 grams of NaOH, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे क्या? उसका 1 मोल हमेशा 1 मोल NaCl के जितना ही होता है। क्या क्या फिर से बोलो, सॉरी। NaOH का 1 मोल रिएक्ट करने के बाद 1 मोल ऑफ NaCl जितने होता है। नहीं, जितना ही होता है नहीं, एक मोल इसका रिएक्ट करके इसका एक मोल ही बनाएगा। जितना ही होता है का मतलब, अगर नंबर काउंट्स में हम बात कर रहे हैं, हाँ, इसका एक मोल जितना होता है उतना ही इसका भी एक मोल होगा, क्योंकि दोनों के एक एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही रहेंगे, राइट ना। वैसे अगर सोच रहे हो तो ठीक है, वेट के टर्म्स में अगर सोच रहे हो कि 1 मोल ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl, नहीं, इसका 1 मोल 40 ग्राम होगा, उसका 1 मोल 58.5 ग्राम होगा। नंबर काउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वो बराबर रहेगा, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है।
तो तुम किस सेंस में वो सेंटेंस बोल रहे थे ये मुझे बताओ। हाँ समझ हेलो, सर समझ में। ओके, ठीक है। जस्ट एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 mole of this produces 1 mole of this. That means 40 gram of this gives 58.5 gram of this. That means 400 grams will give 585 grams. Unitary method, unitary method. Answer for the first one is 585. Now, if the reaction is operating at 80% yield, means if 100 gram of NaCl was expected, only 80 gram is getting produced. Okay? So as per this, if we were expecting from 400 grams, if we are expecting 585 grams of NaCl, then the actual produced will be 80% of 585. Okay. हाँ, एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि और दूंगा. Let me give it to you guys. Question 2. Question. If yield of a reaction is 75%, then yield of reaction is 75%. What amount of calcium hydroxide is required to produce 600 grams of calcium carbonate? ठीक है? The reaction is going to look like CaOH, CaOH whole twice plus Cu gives us CaCO3 plus H. ठीक है? या फिर रुक जाओ, एक सेकेंड दो मुझे, ये रिएक्शन नहीं रखते हैं. लेट मी पुट दिस रिएक्शन NaOH प्लस ये CaCO3 नहीं रहेगा, यहाँ पर NaOH ही ले लेते हैं और यहाँ पर Na2CO3 बना देते हैं. और 600 ग्राम को भी थोड़ा सा चेंज करूंगा, पहले क्वेश्चन लिख लेने दो मुझे. NaOH plus CO2 gives us H2O, and here we will require carbonate. Is it okay? Yes, sir. Okay.
Sir, is the answer 320? Yes, I also got 320 gram. इनफैक्ट एक भी बोल दो नहीं है sorry general store Sir, hello sir. फिर हाथ नहीं रखा मैं
hello is we know that 2 moles of this is going to produce 1 mole of this. Okay, that means 80 gram of this will produce how much? 106 grams of this. ठीक है, ये कब होगा? जब यील्ड का कोई लफड़ा नहीं है. ठीक है, यील्ड की प्रॉब्लम जब आएगी तब क्या हो जाएगा? 80 ग्राम ऑफ दिस विल प्रोड्यूस हाउ मच? 106 multiplied by 3 by 4. Is it okay? 75% प्रोड्यूस इतना होना चाहिए था, बट प्रोड्यूस कितना होगा? इतना ग्राम्स होएगा. That means 106 into 3 by 4 grams will be produced from 80 gram of this. अब 424 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए इसका कितना चाहिए होगा अमाउंट? That is what we need to calculate. ठीक है, so 424 divided by 106 multiplied by 3 by 4 into 80. बात समझ में आ रही है? ये 4 ऊपर आ जाएगा, this will become 4 again. 4 4 जा 16 into 80 divided by 3. 16 8 जा 128. 0 by 3, this will become 400. 400 क्या 26.67. Roughly we can say 427 grams. Is it okay? सर तो when we मतलब उस 0.75 moles of Na2CO3 मिला तो NaOH का 2 moles ही रखने का फिर ऐसा? फिर से बोलो एक बार. सर मतलब we got the yield percentage, तो 0.75 moles of Na2CO3 will give 2 moles of मतलब 2 moles of NaOH will give 0.75 moles of Na2CO3. Effectively, right? Perfect. And then so unitary method से करके फिर आंसर मिलेगा. बिल्कुल बिल्कुल, that is how we have to do. Instead of 1 mole we are getting 0.75 moles of Na2CO3 only. That's Yes, the understood. logic. ठीक है, yield का लॉजिक ही यही होता है. क्लियर? सर आई Yes, थिंक sir. सबको 320 आया क्योंकि हम लोग ने 0.75 मोल्स इसका लिया बट उसको भी 1.5 कर दिया. वो आप मतलब लोगों ने NaOH उसका नहीं रिलेशन लिया, आप लोगों ने एक्चुअली रिलेशनशिप ये किया, इनके और इनके वेट का पॉइंट को 0.75 कर दिया. और वो लकीली आ रहा था 0.75 ही. मतलब वो प्लान करके मैंने नहीं दिया था, बट हाँ ये एक प्लान्ड प्रोसेस भी हो सकता है. बात समझ रहे हो? हाँ सर. एंड ऑफ द डे पेपर सेटिंग के टाइम पर दिस कैन बी अ प्लान प्रोसेस. हाउएवर मैंने ऐसी कोई प्लानिंग करके इंफॉर्मेशंस को नहीं रखा था. सो फ्रॉम माय और एक साइड. लास्ट क्वेश्चन हाँ बोलो ना. सर, ये जो 424 ग्राम आया है मतलब हाँ, उसमें सर ये आपने यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने के बाद आया ना सर आंसर? 424 कहाँ आया है? 426 आया है ना, 427 आया ना. हाँ सॉरी सर, 427 सर, ये यूनिटरी मेथड से किया ना हाँ आपने? बिल्कुल बिल्कुल, ये यूनिटरी सर मेथड ही तो अप्लाई कर रहा हूँ. हाँ बोलो ना. सर तो फिर मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है 320, वो मतलब अगर हम लोग 75% ऑफ मतलब ये जो कि 0.75 मोल्स को निग्लेक्ट करने के बाद जो भी कैलकुलेशन आ रहा है ना, वो 320 आ रहा है. आप हाँ बेसिकली आपको करना क्या, आप 320 जो ला रहे हो ना, दैट इज एक्चुअली 75% ऑफ x है. तो x की वैल्यू क्या होगी? 320 डिवाइडेड बाय 0.75 विच इज इक्वल टू 427. ठीक है. Yes, I also got the same answer after doing this. हाँ
ये जो है ये जब 100% यील्ड है तब 320 ग्राम विल प्रोड्यूस 424, ठीक है। अगर 100% यील्ड नहीं है तो फिर यू विल रिक्वायर 427 ग्राम। इसमें आपको इफेक्टिव 320 ग्राम NaOH मिलेगा, जो कि फिर इफेक्टिव Na2CO3 424 ग्राम प्रोड्यूस कर देगा। Sir, can you give one more sum to solve? क्या क्या, सॉरी Yes, sir. Hard one question. क्या हुआ, To सॉरी। सर एक और एक हाँ प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व क्वेश्चन में एनीवे एक देने ही वाला था। और सी हार्ड वन कुछ नहीं होता है बच्चा लोग, देखो इट्स ऑल अबाउट व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ना, चीजें इजी हो जाती हैं। जब तक वो नहीं समझ में आता है, यू आर नॉट इनटू दैट सू, तब तक वो चीजें डिफिकल्ट होती हैं। ओके, हाँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। Answer for question 3 is going to be 3.675 kg of Al2SO4 whole thrice will be produced. ठीक है, I'll give you guys one more question based on this only. ओके सर, अभी समझा। मैं सबसे पहले वो 3420 जो गिवन वेट था फाइनल वेट में, उसको डायरेक्टली 8/10 से मल्टीप्लाई कर रहा था, इसलिए मेरा रॉन्ग आ रहा था। अब ये लिखना है। लेकिन ऊपर खुला हुआ होगा ना। Okay.
हेलो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, मैं एक दो क्वेश्चन सर और इसमें सर इक्वेशन बोलिए ना। इक्वेशन रिएक्शन क्या है? अच्छा, रिएक्शन, हाँ calcium hydroxide is this will react with H3PO4 to give us calcium phosphate. इसका 2 यूनिट, इसका 3 यूनिट, इसका 6 यूनिट। सर वो वेट कितना दिया था आपने फर्स्ट क्वेश्चन में? 1.51 kg। ओके सर। सर एंड सेकंड लाइन का वो एंड है ना फर्स्ट वर्ड? कहाँ पे? ये ना? हाँ सर। अच्छा, ये वाला, हाँ एंड है। और यहाँ पर एंड हो रहा है सेकेंड लाइन।
सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं हम लोग को ना? यस सर। yes ठीक। sir. तो ये 3 आखिरी क्वेश्चंस आप लोग के लिए हैं। आखिरी मतलब इस सेगमेंट के लिए आखिरी, एंड देन वी विल मूव अपॉन rest of the things like limiting reagent and that thing. 155 अगर 1550/310 का 5 मिलेगा हाँ तो फिर सर मैंने क्या किया, अगर मुझे इसका ढूंढना है, क्या किधर गया, H3PO4 का ढूंढना है, तो मैंने किया नंबर ऑफ मोल्स जो 5 था, अभी 5 मिला, इंटू 2 इंटू 10/6, क्योंकि वो यील्ड 0.6 था तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीजन, एंड इंटू ठीक है। मास ऑफ, तो आपने फिर क्या किया, 2 इंटू 10/6, ठीक है, इंटू 5 इंटू मास इंटू ऑफ अब H, 5 क्यों कर रहे हो? क्योंकि तो इसका 2 मोल्स हम लोग को उसका 1 दे रहा है, और हाँ अभी यील्ड 0.6, तो 2 अगर 0.6 बन रहा है हाँ तो x becomes 5. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, हाँ गुड, ठीक है। सो ये क्या वैल्यू दिया तुमको? सॉरी, इसको ही मैंने इंटू फिर मास कर दिया, इंट को तो इंटू मुझे मास कर दिया, 98 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो व्हाट आर यू गेटिंग हाँ, देन? और इसलिए मुझे मिला 375 नहीं 1591 मिला मुझे, फिर नहीं, पता नहीं। 1591 नहीं मिलेगा ना, वही गलत किया है, ये गलत है कैलकुलेशन आपका ना। 98 को अगर ये 6 को डिवाइड करोगे, दिस विल बिकम 3, ठीक है। दिस इज 50 इंटू 98 क्या हो जाएगा, 4900 बाई 3 करोगे तो 633 होगा ना। .33 which can be 1.63 kg। तुम्हारा 1591 कैसे आ गया? इसको, इसका मतलब 10/6, सॉरी, इसको आपने 5 नहीं लिया है, 5 के बदले डेसिमल में लिया है, जो उधर वैल्यू आया है हाँ सर, 151/31 लिया आपने, इसलिए आपका 1.591 आया, ठीक है। हाँ सर, हाँ तो ठीक है, तो वो बोलना चाहिए ना। यस सर। ठीक है, आप 5 बोल रहे हो तो फिर गड़बड़ हो जा रहा है। अगर 5 लेकर के करेंगे हम लोग तो देखो, हेलो सर। हाँ हेलो। सॉरी सर, सर नहीं, मुझे लगा मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर। नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, अभी वो आपके, तो सर इसमें जस्ट थोड़ा ही चेंज करने का, 2 के जगह 3 डाल दिया और 98 के जगह CaOH ट्वाइस का मॉलिक्यूलर वेट मास। डाल दिया, दैट इज 74, यस सर। ठीक है। तो ये अगर करोगे तो 3 कैंसिल, 50 इंटू 74 हो गया, 50 इंटू 74 क्या हो जाएगा? अच्छा, लेकिन यहाँ पर भी 50 कैसे आएगा आपका? आपका तो कुछ और आएगा, हाँ सर। राइट ना। 10 इंटू 151, 10 इंटू 151 बाई 31 इंटू 74, एंड देयरफॉर योर आंसर विल बी, ये 550 3700 के बदले there will be some other answer। मेरा 185 क्यों आ रहा था? वेट, मैंने क्या गलत किया था? 525, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 2 से डिवाइड, यहाँ ये 10/6 रहेगा, 3 2 10,
ये 5, so it will be just 5 into 151 by 31 into 74, and this will be equal to how much? 3.751. Is it so? तो शायद से। नहीं, सर नहीं, कुछ वापस देखता हूँ। this is going to be somewhat 1.85 के आसपास ही रहेगा। सर 1.80 के आसपास ही आ रहा है हाँ ठीक है, मेरे। 1.802। मैंने इसको परफेक्ट 5 लिया है, इसलिए मेरा 1.85 रहेगा, आपका 1.802 रहेगा। सो द सॉल्यूशन फॉर दिस इज अगेन गोइंग टू बी, मैं फिर से सारे लोगों को एक बार बता रहा हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंगली अब आगे के कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे। द it is going to be something like this. From the basic relation of question 4 we have answer 4. 3 into calcium hydroxide reacts with 2 into phosphoric acid to give calcium phosphate Ca3PO4 whole twice plus 6H2O. This means 3 moles of this reacts with 2 moles of this to produce 1 mole of this at 100% yield, at 60% yield, three mole of this will react with 2 moles of this to produce 0.6 moles of the product. अब या तो हम इस रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं या फिर एक और रिलेशनशिप बना सकते हैं such that 1 mole of this will get produced when 2 upon 0.6 moles of H3PO3 will react with 3 upon 0.6 moles of calcium phosphate at 60% yield. यही रिलेशनशिप रहेगा। Are we getting this? And this statement and this statement are exactly the same statements. Is it okay? ये दोनों सेम स्टेटमेंट है ना, कोई प्रॉब्लम? हेलो हेलो, am I audible? Yes sir. Okay, Yeah. so now moles of calcium phosphate Ca3PO4 whole twice is equal to weight, that is 1.51 into 1000 divided by 310. This will make it to be 151 by 31 moles. If we take 1.55 kg of Ca3PO4 whole twice, then exact 5 mole will be there. ठीक है, अभी 5 मोल से थोड़ा सा कम है। तो 1 मोल के लिए अगर इतने मोल्स चाहिए मुझे,
तो 151 by 31 के लिए कितना चाहिए होगा? That I can calculate 3 by 0.6 into 151 by 31. इसका कितना चाहिए होगा? 2 by 0.6 into 151 by 31. और इसका ऑब्वियसली 151 by 31 मिलेगा। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज, अब इनका वेट कैलकुलेट करना है मुझे। इसका वेट कितना होगा? तो 3 by 0.6 into 151 by 31 into the molecular weight of calcium hydroxide, that is 74. यहाँ पर phosphoric acid 0.6 into 151 by 31 into 98, और यहाँ पर इसका वेट निकालने की जरूरत नहीं है, into 310। so, वो तो है ही ऑलरेडी, यहीं से तो हम सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, कैंसिल करेंगे तो 0.2 हो जाएगा और इधर 370 हो जाएगा। 370 151 by 31, that is approximately 1.1802 grams. Yes, sir. 1.180. This is going to be 0.3. So 151 into 98 divided by 3.18. 31 by 0.3. So it is going to be 1.1591. 1591 gram, and ठीक है। So the weight of this substance and this substance both are known and our problem is solved. ठीक है। Sir, I have taken 5 and my answer came 1850 gram and this one हाँ, is 160. 5 अगर पूरा पूरा लेंगे तो the answer is going to be 1.85 kg and 1.59 के बदले it will be 1.63. हाँ, 1.63 kg. If 5 moles is considered, if 5 moles of Ca3PO4 whole twice is considered. Is it okay? Yes, sir. ठीक है। Let us talk about the second problem, that is 5th over here. I have toluene. Sir, I got C6H5CH3 as 9.2 and grams I got and KMnO4. कितना? 9.2 grams. Yes, sir. सर मुझे कुछ अलग ही आंसर मुझे आया। 9.95 आया। एक सेकेंड, 9.95 आया, और क्या आया? सर 9.1। 9.1 आया। तो तीन तो 9.2 ग्राम, 9.95 एंड 9.1। अरे उसके बाद के डिजिट्स के छोड़ो, फर्स्ट डेसिमल तक बताओ, काम खत्म। सो ये 3 वेरिएशंस आ रहे हैं। लेट मी चेक क्या है एग्जैक्टली। 12 ग्राम ऑफ दिस विद 75% हील। कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट। इसका कितना चाहिए होगा इन ऑर्डर टू गेट हाउ मच? 12 ग्राम ऑफ दिस एट 75%। इसका एक सर एंड KMnO4 का भी निकलना चाहिए ना? अरे नहीं निकालना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है KMnO4। सर इधर मतलब स्पेसिफाई नहीं किया ना कौन सा। यहाँ पे पूछा जा रहा है मिनिमम अमाउंट इन ग्राम्स। अरे यार, हाँ ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो फिर निकालना पड़ेगा। सही बात है, सॉरी, दिमाग में कुछ और चलते रहता है। अमाउंट ऑफ टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन
minimum amount of toluene in grams required to achieve 12 gram of this much. क्वेश्चन ये था, टॉल्यून मिस कर गया तो दोनों ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों निकाल लिए हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है, फिर निकाल ही लिए हो तो अच्छी बात है ना। दूसरे वाले का वेट कितना है बता दो। 15.3 ग्राम। 15.3 ग्राम्स। 15.6 15.6 ग्राम। और सर मैंने किया ही नहीं वो, आपने, मैंने एक टूलिन का ठीक है चलेगा, टोल्यून का ही किए हो तो टोल्यून का ही सही। लेट मी कैलकुलेट इट, फिफ्थ वाला। आंसर फॉर फिफ्थ वन इज you have C6H5CH3 toluene reacting with KMnO4 to produce C6H5COOK and the weight of this is 12 gram. इसका कितना वेट प्रोड्यूस हो रहा है, 12 ग्राम। yield is 75%, राइट। अभी मोल्स के टर्म में इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करके आइडियली एक मोल बनाएगा, कब, 100% यील्ड पर, राइट। 75% यील्ड पर क्या होगा, वन मोल विल गिव 0.75 मोल्स, या फिर वन मोल ऑफ दिस विल बी gathered from 4/3 moles of this और 4/3 moles of this। 12 ग्राम है हमारे पास, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लें हम लोग कि कितना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, C6H5COOK। K is 32, sorry, K potassium is 39, OO is 32, 12 7 जा 84 plus 5 89। ठीक है, you add them up, 9 9 18 18 to 20 8 11 14 16 160 हो गया। 12 ग्राम बाई 160 क्या हो जाएगा, 12 बाई 160 इज इक्वल टू 3/40 और 0.075 मोल्स। इज इट ओके? यस तो सर। अभी पॉइंट ये है कि हम ये वाला रिलेशन लिखें या ना लिखें, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी वाले रिलेशन से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक मोल मिल करके 0.75 मोल दे रहा है और हमको चाहिए कितना, 0.075। तो इसका कितना मोल चाहिए होगा या इसका कितना चाहिए होगा, इट विल बी 0.1 मोल एंड दिस विल आल्सो बी 0.1 मोल। इज इट ओके? नाउ टोल्यून का वेट जो है C7H8 है, C7 is 84 and H8 is 8, therefore 92. So 92 into 0.1, that is 9.2 grams of this is required. KMnO4 का देखेंगे तो K is 39, Mn is 54 है आई थिंक, या 55 या 54 में से कुछ तो एक होगा। एंड ऑक्सीजन 54 लेके सॉल्व कर लेता हूँ, ऑक्सीजन इज 64। ठीक है सर 55 है। ठीक है 55 ले लेते हैं। सो 9 + 5 14 + 4 18 1 6 5 11 11 + 1 12 12 + 3 15 158 हो गया। दैट मीन्स 15.8 gram of KMnO4 will react with 9.2 grams of toluene to produce 0.075 moles, that is also equal to 12 grams of potassium benzoate. This compound is potassium benzoate. Okay. हेलो सर।
So हाँ, my बोल। answer is 15.8 grams only, but by mistakenly I said you 15.3. हाँ, वो मुझे पता है, मतलब अदरवाइज तो वो आएगा नहीं ना उस तरह का आंसर। 15.8 ही आएगा, 15.3 या 15.6 कैसे आ सकता है? Until unless you are bossing up somewhere in the calculation, या दो जगह पे अप्रोक्सीमेशन वगैरह डाला हो तब तक नहीं आएगा। ठीक है, 9.1 9.2 आर क्लोज, ये दोनों ही सही है। 9.9 में कुछ कैलकुलेशंस का गड़बड़ कर रहे होगे, लोचा कर रहे होगे। Is it okay? Yes sir. Fine. The last one is, see, इसमें क्या है, अगेन 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, ठीक है, बट यील्ड इज 80%, तो 1 मोल से 2 मोल कब बनेगा? जब 100% यील्ड होगा। या 2 मोल से 4 मोल कब बनेगा? जब 100% यील्ड होगा। 80% यील्ड पर इंस्टेड ऑफ 4 मोल्स it will be formed how much? 3.2 moles, right? Yes, sir. अब सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। 1 mole of this will produce 2 moles of this, so 3.2 moles will produce how much? 3.2 moles will produce 6.4 moles, but that will be at 100% efficiency of this process. However, the efficiency of process is 0.6, so the final answer from 3.2 moles, we will have 6.4 into 0.6 moles, that is 2.56, sorry, तो 3.84 मोल्स रहेगा इसका F का अमाउंट। ठीक है, 1 मोल से 3 मोल बन रहा है और यहाँ पर यील्ड क्या है? 50% है। सो 3.84 से कितना मोल्स बनेगा? इट विल बी 3 into 3.84 into 0.5. This will be 3 into 1.92, which is equal to 5.76 moles. That is our final answer. Is it okay? Sir, can you scroll up for the second, fifth, फिफ्थ का आंसर या फिफ्थ का क्वेश्चन? sir, answer. आंसर तो नीचे रहेगा ना, इट इज हियर। Noted. Sir, don't know. Hello. So my answer for last question is coming 5.775.